नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वार्तिक टीवी का यह वीकली फीचर है सियासी चाल भूचाल का। यह जो शो है यह हम पर्टिकुलरली डेडिकेट करते हैं पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को, हमारे आसपास में चल रहे राजनीतिक माहौल को, राजनीति में हो रही उठापटक को, राजनीति में आ रही नित्य नवीन खबरों को, नए नए डेवलपमेंट्स को। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस प्रोग्राम के सूत्रधार, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं हमारे पैनलिस्ट या हमारे सूत्रधार जो हैं उनको लाऊं और उनका स्वागत करूं, इससे पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी हमारे वार्तिक टीवी को किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही हमें आप अपना फीडबैक भी बताएं, जिससे कि हम हमारे इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें किस तरह के सुधार कर सकते हैं और किस तरह से उनको और जनोपयोगी बना सकते हैं। तो ये तो रही हमारे आग्रह की बात। दूसरी बात ये कि आपने जिस तरह का समर्थन और सहयोग वार्तिक टीवी को दिया है वो वाकई प्रशंसनीय है। उसके लिए हम आपका तहे दिल से, यानी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। सो अब हमारे जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं उनका हम स्वागत कर लेते हैं, चंद्रराज जी सिंह भी का। सिंह भी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी। सिंह भी साहब से आज यूं तो ये प्रोग्राम के सूत्रधार हैं, लेकिन मैं एक तरह की प्रस्तावना करता हूं, उसके बाद वो फिर चंद्रराज जी अपने लंबे अनुभव से उस पर्टिकुलर विषय वस्तु के ऊपर अपना अनुभव बताते हैं, विचार रखते हैं, एक विमर्श देते हैं। तो मैं आज जो सबसे पहली बात आपसे जानना चाहूंगा सिंघवी साहब, वो ये है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, यानी IMF ने जिस तरह के आर्थिक आंकड़े पूरे विश्व को लेकर, खास तौर पर भारत को लेकर जिस तरह के आंकड़े जारी किए हैं, वो बहुत आशान्वित कर देने वाले हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जगाने वाले हैं। और ये जो आंकड़े हैं उनको यदि हम देखें तो भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा एक ब्राइटनिंग स्थिति है, एक बहुत चमकदार स्थिति है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसके क्या हालात हैं, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। भारत की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से IMF की कल्पना और उनकी घोषणा के अनुसार आशान्वित होने लायक है। आज पूरे विश्व में जहां आर्थिक समस्याएं हैं, लोगों के लिए जीवन यापन की समस्या है, भारत में कोई समस्या नहीं है। भारत एक स्वावलंबी देश है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, महंगाई हो जाती है तो हो जाती है। विश्व के जो व्यापार विश्व व्यापार से कनेक्टेड है, उस पर तो भारत सरकार का कोई नियंत्रण होता नहीं है। पर अपने आप में जो भी भारत सरकार के साथ भारतीय जनता मिलकर कर सकती है, उसमें आसान्वित होने की पूरी उम्मीद है। आप बताइए मुझे, जो निजी क्षेत्र के कार्यक्रम है, किसमें भारत में कमी है? अन्न की कमी नहीं, धान की कमी नहीं, वस्त्रों की कमी नहीं, शक्कर की कमी नहीं, उद्योगों की कमी नहीं, ऑटोमोबाइल की कमी नहीं, कारखानों की कमी नहीं। हर चीज में भारत एक स्वावलंबी राष्ट्र बनता जा रहा है। इसलिए IMF पर स्वावलंबन जहां होता है वहां आशा की किरण होती है। इस स्वावलंबी राष्ट्र के ऊपर अगर हम आशा न करें तो किस पर आशा करें? जो राष्ट्र दूसरों पर निर्भर होते हैं वो पाकिस्तान की तरह गर्त में चले जाते हैं। भारत निर्भर नहीं है, भारत आत्मनिर्भर है। भारत स्वयं अपने आप को पोषण करने की ताकत रखता है। भारतीय जनता स्वाभिमानी है, वो बर्दाश्त भी करती है, मेहनत भी करती है, श्रम भी करती है। इसलिए भारत के प्रति IMF की जो घोषणा है वो सत्य है। हमारी आर्थिक स्थिति आशान्वित है, उम्मीदों से भरी हुई है, चमत्कार से भरी हुई है और 100% हम बहुत अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मोदी जी की नीतियों के कारण, उनके अलग अलग घोषणाओं के कारण जितने भी काम वो करते जा रहे हैं, सबका फायदा जनता को मिलता जा रहा है। भारत एक संपूर्ण सबल मजबूत राष्ट्र बन रहा है। इससे मोदी जी की नीतियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं उनकी खुले दिल से प्रशंसा करता हूं। अब वो जमाना नहीं है कि भारत के पास बैलेंस नहीं था, कि भारत का पैसा नहीं था, कि भारत का डॉलर नहीं थे।
कितना पैसा हमारे पास विदेशी जमा है। आज हमारा देश पूरे विश्व को चमत्कृत करने वाली स्थिति में है, स्वाभिमानी राष्ट्र है, गौरवपूर्ण राष्ट्र है। आईएमएफ ने जो भी कहा है, मैं 100% आईएमएफ की घोषणा का समर्थन करता हूं। बहुत बड़ा एक नक्शा खींचा है। मैं लगे हाथ आपसे जान ही लूं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से गति शक्ति प्लान, मोनेटाइजेशन प्लान, आत्मनिर्भर भारत प्लान, मेक इन इंडिया, इस तरह के जो बहुत ही लोक लुभावन जो नारे दे रहे हैं, इनका सतह के ऊपर ग्राउंड लेवल पर क्या हालचाल है? और साथ ही एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे। अभी आपने जिक्र किया प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें भारत आत्मनिर्भर है? कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं है? देखिए, धान, गेहूं उत्पाद, कृषि, सूत, कपास, वस्त्र, दवाई, किस चीज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? आत्मनिर्भर भारत है, मगर जहां सरकार के हाथ में सारा काम चला गया है, उन दुविधाओं से दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्राइवेटाइजेशन की पहल की है। मोदी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस घाटे में जा रही थी, उन्होंने प्राइवेटाइज करके टाटा को दे दी, सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। ये वो कदम है जो रूस 50 साल कम्युनिज्म में रोने के बाद उठा रहा था, जो चाइना साम्यवाद का गुलाम होने के बाद अब उठा रहा है। भारत सरकार में मोदी जो उठाए हैं, इससे जब प्राइवेटाइज होगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हमारे टोल टैक्स है, आप जाते हो कि गाड़ी रुकती है 2 मिनट में, फास्टैग लगा दिया, गाड़ी सीधे निकल जाती है। ये अगर गवर्नमेंट की तरफ से अधिकारी बैठते तो रोकते, पूछताछ करते, आरसी दुनिया भर का नाटक करते। ये सारा प्राइवेटाइजेशन का दौर नरेंद्र मोदी का है, इसलिए आज इनकम टैक्स में चोरी पहले से 10% रह गई है। कोई आदमी जाएगा, लाओ, जीएसटी लाओ, जीएसटी तो देना ही पड़ेगा ना, बिल तो देना ही पड़ेगा ना। बहुत ईमानदारी की और भारत को अग्रसर किया मोदी ने। बहुत सी बात आत्मनिर्भर नहीं हो सके, हो जाएंगे। अब छोटे लोना के ऑटो के अंदर भारत की है, के वक्त के अंदर भारत की क्या स्वावलंबी हमें नहीं है, तो सब बेचने की तरफ रखते हैं। ये सब कैसे हो गया? प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने केवल एक क्षेत्र अपने हाथ में रखा, सेना। उसमें भी अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश दिया जाएगा। जब प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश दिया जाएगा तो भारत सरकार एक साल में 10 टैंक बनाती है तो 1000 टैंक बन जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति का उत्साह, उसका निजी स्वार्थ, उसकी अपेक्षा, उसका लाभ, उसकी हानि बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होते हैं। अब ट्रेनों का प्राइवेटाइज हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। हवाई जहाजों का प्राइवेटाइज हो रहा है, हवाई अड्डों का प्राइवेटाइज हो रहा है। भगवान करे सरकार केवल अपने आप में सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, इसको अपने आप में रखे। हालांकि कई जगहों तो काउंटी है, इंग्लैंड जगह तो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा भी प्राइवेट सेक्टर में दी गई है। प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना ही देश को मजबूत करना है। आगे सरकार की सीमा है, कितना काम करेगी सरकार, कहां कहां काम करेगी सरकार? क्या हर काम सरकार करेगी? क्या पान की दुकानें भी सरकार लगाएगी? आप बताइएगा, टेलरिंग शॉप सरकार लगाएगी? लाखों टेलर्स, लाखों बार्बर सारे प्राइवेट ही तो हैं, सारे पांव पर खड़े हैं। ठीक है, पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, भाव बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कमजोरियां है, पर इसको सरकार कैसे करे? इसको भी जनता को ही मिटाना पड़ेगा। आज पेट्रोल विश्व में महंगा हो गया तो भारत में सस्ता कैसे हो जाएगा? केवल सरकार की आलोचना करने की नीति से जो लोग बकवास करते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं, उनकी देशभक्ति के अंदर मुझे संशय होने लगता है। ये राष्ट्र भक्तों का राष्ट्र है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा सुभाष जी, अगर यही आर्थिक स्थिति हमारी होती रही तो इस देश में 1-2 अडानी अंबानी नहीं होंगे, सैकड़ों अडानी अंबानी हो जाएंगे। 1-2 टाटा बिरला नहीं होंगे, सैकड़ों हो जाएंगे, सैकड़ों आदमी हो जाएंगे, छोटे उद्योग लग जाएंगे, लघु उद्योग लग जाएंगे, गांव गांव घर घर में फैक्ट्री लग जाएगी, उद्योगीकरण हो जाएगा, उद्योगों का विस्तार हो जाएगा, मार्केट बन जाएगी, कई अमेजन जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ जाएगी इस देश को। इसलिए मैं IFMS की पहली घोषणा से अब तक आपके हर प्रश्न को कहता हूं, आशा दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। जहां आशा नहीं, जहां उम्मीद नहीं, जहां अपेक्षा ही नहीं, वो राष्ट्र तो कुंठित हो जाता है, वो पाकिस्तान बन जाता है। भारत भारत है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। भगवान न करे कि हम किसी राष्ट्र पर निर्भर करें।
क्या हालत है इन लोगों की जो जो दूसरे देशों पर निर्भर है? बुरी से बुरी गति है। वो दया के पात्र हैं। लोग हमारे से दया की भीख मांगते हैं, हम लोगों से दया की भीख नहीं मांगते हैं। इससे बड़ा क्या विकास होगा इस देश का? क्या करेगा मोदी इससे ज्यादा? क्या करेगा और कोई आगे इससे ज्यादा? आज सोनिया जी भी राज में तो क्या कर लेगी इससे ज्यादा? देश को आत्मनिर्भर करने के लिए देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने पांव पर खड़ा करने का जो प्रयास है, इसको प्रमोट करना ही हमारी सफलता है। यही हमारी सफलता का मापदंड है। गुड। आपने जिस तरह का एक पॉजिटिव सा खाका सामने रखा है और जो आपने बात बताई उसमें अभी जो फैसले हो रहे हैं, जैसे कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें कि हम प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में भी काम करने का एक अवसर खोलना चाहते हैं। दूसरा, आपने भी जैसे बताया डिफेंस के लिए पारस डिफेंस का जो आईपीओ आया, आज तक के भारत के इतिहास में इतने बड़े उछाल के साथ में कोई आईपीओ नहीं आया। पारस डिफेंस का आईपीओ आपको याद होगा अभी पीछे एक दिनों 10 गुना बढ़ोतरी के साथ में वो आईपीओ लॉन्च हुआ है। ये जो अब पब्लिक भी देख रही है कि भारत सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है और डिफेंस के क्षेत्र में भी जो अब तक अलूप एकदम सरकार के उसमें नियंत्रण में ही बताया जा रहा था कि नहीं ये काम तो सरकार का है और अंतरिक्ष का काम तो बिल्कुल ही सरकार का रहा है। तो ये इतना बड़े बड़े जो सेक्टर्स प्राइवेट उसके लिए खोले जा रहे हैं, ये पिक्चर तो आपने ठीक पेंट की है। लेकिन मेरा इसमें एक और सवाल भी है कि ये जो पिक्चर दिख रही है जिस तरह की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2004 का जो इंडिया शाइनिंग का जो अटल जी के टाइम का माहौल था वैसा ही अब आगे होने वाला हो? अगर देश के विकास, देश के उत्थान, आर्थिक संवर्धन, राष्ट्र की सैनिक शक्ति का बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीय विश्व की धाक, अगर इस सब की रक्षा के लिए 2004 भी हो जाए तो हम रक्षा के लिए देश के हित में कुर्बान करने को तैयार हैं। मैं कोई भाजपाई नहीं हूं, मगर आपने सही कहा है, ऐसा नहीं होगा। देश की जनता जाग चुकी है। मैं तो कहता हूं आज क्या स्थिति है देश की, आप बताइए ना। देश में कौन से राज्य के अंदर जहां भाजपा या अटल जी, जहां अडवाणी का राज नहीं है, जहां इसका नरेंद्र मोदी का राज सुखोशाली है? झगड़े होते हैं, किसान आंदोलन होते हैं, सेक्टर्स के स्वार्थ होते हैं, सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं, इनको कौन रोकेगा? क्या आज तक रुकते रहेंगे? इसलिए इन बातों से 2004 आने की उम्मीद छोड़ो। मैं कहता हूं अगली बार तो 2017 से भी अच्छा रिजल्ट आएगा और इस देश की जनता एक मत हो जाएगी। पहला अवसर आएगा जब 2023 के अंदर सारे राष्ट्र का मुंह एक होगा, उसकी जबान एक होगी, उसके नेत्र एक होंगे, उसकी भाषा एक होगी, उसके विचार एक होंगे, उसका राज एक होगा और यह देश वापस पूरे दुनिया के अंदर चाइना से बड़ी टक्कर लेने के लायक होगा। आज चाइना पाकिस्तान दोनों दुश्मन है कि पर भारत के चेहरे पर क्या इंगित एक भी रेखा है? क्या आतंकवादियों को पीटा है हमने? क्या पीटते जा रहे हैं रोज? ये सब कैसे हो रहा है? 2004 क्यों आएगा? 2004 में क्या ऐसा कुछ हुआ था? अब हुआ है सारा। कश्मीर को हमने आजाद करा दिया। धीरे धीरे आप देखना कश्मीर के अंदर सांप्रदायिक विद्वेष घट करके और धर्मनिरपेक्ष जनता का वनवास हो जाएगा। कितना बड़ा काम मोदी जी कर लेंगे। इसलिए 2004 को भूल जाइए। मुझे दुख इस बात का है कि इस देश में अपोजिशन पार्टी बचेगी नहीं तो अपोजिशन कौन करेगा? देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूं मेरा अगर बस चले तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में टेंडर निकाल दूं कि मुझे विपक्षी पार्टी की जरूरत है, क्या खर्चा होगा बोलिए। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत एक मजबूत देश था, है और बढ़ जाएगा। चाइना से हम आगे चले जाएंगे अर्थव्यवस्था के अंदर। बाकी छोटे मोटे राष्ट्र तो गिनती में आते ही नहीं है। जब हमारा एक व्यापारी जगुआर को इंटरनेशनल खरीदने की तैयारी रखता है, जब स्पेस में जाने की हम तैयारी करते हैं, सारे एयरपोर्ट का अडानी जैसे लोग प्राइवेटाइज में लेने को तैयार हो गए, टाटा वापस एयर इंडिया को लेने को तैयार है, तो हम निराशा कहां है? आशा जब है तो रिजल्ट भी आशापूर्वक आएंगे, जब निराशा होगी तो रिजल्ट निराशापूर्वक आएंगे। हम आशान्वित देश के आशान्वित नागरिक हैं। मैं सुभाष जी आपको यकीन दिलाता हूं, इस भारत के उत्थान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जी, बहुत आपने जो बताया बात तो ये सहज में समझने लायक है कि प्राइवेट हाथों में जितने ज्यादा से ज्यादा कारोबार हो सके। सरकार का काम कारोबार करने का नहीं है, सरकार का काम होटल चलाने का नहीं है, शराब बेचने का काम, बिजली बेचने का काम, पानी बेचने का काम, ये काम सरकारों के नहीं होते हैं, ये काम प्राइवेट काम है। इसके ऊपर जो मोनोपोली एक्ट है वो जरूर लागू रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो। आई टोटली एग्री विद यू।
हाँ, मोनोपोली एक्ट लागू होना चाहिए। उनका नियंत्रण, कानूनी नियंत्रण सरकार के पास रहना चाहिए, मगर फैलाव और विस्तार का अधिकार उनके पास होना चाहिए। आपको बिजली चाहिए, आप जाइए बाजार में और आप अपना कार्ड खरीदो, घर लाकर अपना कार्ड लगाओ, जितना आपने खरीदा उतनी आप बिजली जलाओ, जितना पानी आपको चाहिए उतना पानी खरीदो, लेकिन उसका एक प्रॉपर जो उसका ये नियंत्रण तो सरकार के पास होने, ये काम सरकार का है, नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए, है, हम मना नहीं करते हैं। अब पहली बार रेल इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हो रही है, गाड़ियां 3-3 घंटे लेट, आप देखना 2-4 साल बाद गाड़ी 1 मिनट लेट नहीं चलेगी, आप स्वयं देखोगे। आज भी आप देख लीजिए, हमारे मैं तो एक उदाहरण आपके सामने टोल टैक्स का है। आज क्या सिस्टम हो गया है, फर्राटे से गाड़ियां निकल जाती है, रोकता ही नहीं है। सरकार नियंत्रण इतना इस हद तक करे, लेकिन व्यवस्था तो निजी हाथों में देनी पड़ेगी। अब आप चाहते हो सरकारी सारा काम कर ले, तो दंतमंजन की दुकान भी सरकार से लगवा लो, पान की दुकान भी सरकार से लगवा लो। ये कम्युनिस्टों की नाजायज औलादों ने इस देश के अंदर समाजवाद का एक फर्जी नारा दिया। उस समाजवाद के नारे ने भारतीय राष्ट्रीयता को कुंठित किया। कांग्रेस ने उस नारे की आड़ में 50 वर्ष तक राज किया। कोई समाजवाद का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्तियों को अधिकार, स्वतंत्रता न मिले, अधिकार है। आज किसान खेती करता है, बढ़िया से बढ़िया खाद डालता है, खूब से खूब तो उपज ज्यादा करता है, माल नहीं बिकता, तब सरकार पिक्चर में आती है कि उचित दाम पर इनको मूल्य मिलना चाहिए। अलग अलग है। इसलिए मैं मान के चलता हूं, प्राइवेट सेक्टर के बढ़ने के साथ साथ भारत का विकास होगा, भारत बढ़ेगा। एक प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद में, पहले नौकरियों में कितनी भीड़ रहती थी, अब प्राइवेट सेक्टर है, थोड़ा दिनों बाद में सरकार को नौकरियों के लिए आदमी नहीं मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर इतनी नौकरियां दे देगा। प्राइवेट सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ा है, एक एक घर के पास, एक एक हाउस के पास सैकड़ों से लाखों तक के लोग नौकर हो गए हैं। कहां तक आप काम करोगे, कहां तक सरकार काम करेगी? सरकार शासन दे, सरकार कानून बनाए, लोकतंत्र की रक्षा करे, शासन चलाए, ईमानदार मंत्रिमंडल में लोग लाए, चोर नहीं लाए। क्योंकि एक माइनस पॉइंट है सरकार का, जो सरकार में आता है वो सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचार में डूब जाता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घर में खाने को दाना पानी नहीं था, 2-2 हजार करोड़ के आदमी राजनीति में बन गए। ये है सरकार का काम, इसको रोकने का, विकास को रोकने का सरकार का काम नहीं है। जी, तो बिल्कुल सही बात है। सरकारों का काम है मुद्रा का जो कंट्रोल है वो रखने का, कानून बनाने का। हेल्थ में आप थोड़ा सा जन कल्याणकारी सरकार होने के नाते, चूंकि भारत बड़ा देश है, आप वेलफेयर स्टेट भी बन सकते हैं। एक थोड़ा उस तरह का भी एक, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां सरकारें ध्यान रखती हैं अपने नागरिकों का, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि कारोबार को सरकार हाथ में ले ले। तो ये थोड़ा वो कर नहीं सकते, सरकार का काम नहीं है। तो ये जो मेजर सेक्टर है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा का काम है, मुद्रा का काम है, विदेश नीति का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ये काम सरकार का है। बाकी का काम जनता कमाए और जनता खूब सारा पैसा खर्च करे अपने हिसाब से, कहां प्रॉब्लम है। लेकिन वही वाली बात है जो आपने कहा कि फ्रीबीज देकर, जो फ्रीबीज वाला जो नारा होता है ना जी, फ्री चीज दे देकर एक लोक लुभावन सी बात करके और राज करते जाओ, और देश का जो है वो भट्टा बैठता जाता है, देश में प्रोडक्शन होता नहीं। तो ये रशिया में देखा लोगों ने कि गेहूं पड़ा रहा और ब्रेड नहीं बन पाई, क्योंकि सरकार के भरोसे बैठे रहे लोग। तो यही वाली बात रही। तो अब मैं आपसे, चूंकि आप राजस्थान की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने बहुत पहले सचिन को निकम्मा और नकारा कहा था, और अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने भाजपाइयों को मूर्ख और बेवकूफ कह दिया। इन 2 शब्दों के अंदर राजस्थान की राजनीति का समावेश है। राजस्थान की राजनीति के अंदर विपक्ष मजबूत होते हुए भी कमजोर है। इतनी ताकत से कोई मुख्यमंत्री बोल रहे उसे बर्दाश्त कर ले, वो विपक्ष तो नामर्द विपक्ष है। और अशोक जी से निवेदन करूंगा कि आप जैसा समझदार आदमी इतने वर्षों से राजनीति में अपने विरोधियों और अपने प्रतिद्वंदियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करता है? कितने दिन तक आप दिल्ली नहीं जा रहे थे? 16 तारीख को जाना पड़ रहा है ना। इसलिए राजनीति के अंदर कांग्रेस में भी उथल पुथल होगी, भाजपा में भी उथल पुथल होगी। अब भाजपा के अंदर क्या है, आप भाजपा की, मैं भाजपा के ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले आप जरा राजस्थान के बारे में हमें ये बता दीजिए कि यहां जो कुछ चल रहा है, और जहां जैसे सरकार चल रही है, सरकार के जो मंत्री हैं वो भी आपस में किसी तरह के बयानों में उलझे हुए हैं। पीछे दिनों कई नजारे देखने में आए हैं। ये क्या खेल है? राजस्थान में सरकार चल रही है, मंत्रियों का सरकार में कोई भागीदारी या हिस्सा है, ये मुझे नजर नहीं आता है। 1-2 मंत्री हैं
जो अपने आप में वेल नोन है, बैड नेम्ड है, गुड नेम्ड है, मैं तो उन पर कमेंट नहीं करता। इसके अलावा है क्या? मंत्रियों के पास में काम करने की ताकत ही नहीं है। हर काम सीएमओ की परमिशन से होता है। मंत्री तो नौकरों की तरह बिहेव किए जाते हैं। एकमात्र व्यक्ति का राज्य अशोक गहलोत की सरकार है और अशोक गहलोत अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं इतना अशोक गहलोत की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रशंसा कैसे कर दूं? लोकतंत्र का तो खुशबू आई नहीं है सरकार में। मर के मर गए सचिन पायलट और उनके सारे विधायक। क्या हो गया? कांग्रेस में एक ही मात्र आदमी। ऐसा अधिनायकवाद मैंने तो कांग्रेस में नहीं देखा। नेहरू जी के वक्त नहीं था, इंदिरा गांधी के वक्त नहीं था। हाईकमान मर चुका था, हाईकमान अब फिर मर चुका है। हाईकमान नाम की चीज ही नहीं है। क्या बार बार आप मुझे इस सरकार के बारे में पूछते हो? जिस दिन हाईकमान ही नहीं रहेगा तो प्रांतों का कमांड ही हाईकमान हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं ये बात आपसे। इसलिए मैं नहीं मानता अब कांग्रेस की स्थिति परमानेंट ऐसी रहेगी। कांग्रेस में परिवर्तन आएगा। हाईकमान जाग चुका है, हाईकमान चेत चुका है, हाईकमान बुलाने पर कटिबद्ध है। सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्री आएंगे, सरकार में सचिन का रोल होगा, सचिन के विधायकों को जगह मिलेगी। मैं ये नहीं, लेकिन ये मैं कभी नहीं कहता अशोक गहलोत की कुर्सी को मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में कमेंट नहीं करता, मैं नहीं करना चाहता। 50 वर्ष से संबंध है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर उतर पुतर का दिन गिन लो, ज्यादा हफ्ते गिन लो, आपके सामने फैसला आ जाएगा और जो होगा वो अच्छा होगा। अगर कोई परिवर्तन से कांग्रेस मजबूत होती है तो अच्छा है, ये प्रांत के हित में है। कांग्रेस मजबूत करने का भाजपा कमजोर करना नहीं होता है। भाजपा करे ना अपनी मजबूती, कौन रोक रही है भाजपा को? जब कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए परिवर्तन को तैयार है तो भाजपा तैयार हो जाए। लाए ना भाजपा में अच्छे आदमियों को। आप बताइए, जिसका अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी, जिस भाजपा का अध्यक्ष अमित शाह था, जिस भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, उस भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा है। कहां से कितना स्तर गिर गया आप खुद ही देख लो। कहां से कहां पहुंच गई है भाजपा। भाजपा का नेतृत्व सिवाय 2 आदमियों के बाकी नीचे स्तर पर डाउन होता जा रहा है। भाजपा की भी एक कमजोरी है। भाजपा को समझना पड़ेगा और प्रांतीय नेतृत्व को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो 2004 को आप याद मत दिलाओ बार बार, वो बड़ी दुखद स्मृति है। उस स्मृति से बचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, पार्टियों को करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं दोनों पार्टियां अपने में जो आवश्यक है वो परिवर्तन करें, पक्षपात के सूत्र से बाहर आ जाए, ईमानदारी और नैतिकता के नेतृत्व पर आ जाए, योग्यता को महत्व देना चालू करें, काबिलियत को सलाम करना चालू करें। नहीं करेंगे तो जो एक्स का होगा वही वाई का होगा। समझे? गंगा गई तो गंगादास, तो जमुना गई तो जमुनादास। ये दुर्गति होनी है। आप और हम सुभाष जी रोक नहीं पाएंगे इसको। जी, तो आपने बीजेपी को टच किया। मैं एक सवाल बीजेपी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक है वो कर लेता हूं। पद और व्यक्तित्व के हिसाब का जो संतुलन होना चाहिए, वो भाजपा में आपको क्या दिखता है? उसका कैसा नजारा लगता है? देखिए, मैं एक बात आपसे बता रहा हूं। पद और व्यक्तित्व के संतुलन की बात आप करोगे तो भाजपा पर आपको दया आएगी, क्योंकि वहां पर पद और व्यक्तित्व के संतुलन का अधिकार पार्टी को नहीं, व्यक्ति विशेष को है। जो मोदी जी की नजर में चढ़ गया वो चढ़ गया। राजा माने सो रानी, बाकी सब खानी। इसका कोई इलाज नहीं है। हाथ पकड़ के बना दो स्पीकर, हाथ पकड़ के बना दो गवर्नर, हाथ पकड़ के बना दो कैबिनेट मंत्री। एबीसीडी जानते नहीं, समझे? जिनको चाय की पत्ती का स्वाद ही नहीं है, उनको आपने चाय का टोकरा का प्याला पिला दिया। इसलिए अब ये व्यक्तित्व और पद का जो संघर्ष है, ये भाजपा के लिए बहुत महंगा होता जा रहा है। आज राजस्थान को लीजिए, भाजपा के अंदर आप ही बताइए कौन सा व्यक्तित्व, कौन सा पदासीन है, कहां पदासीन है? जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, एक एक करके सारे नाम रिजेक्ट होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही नहीं बचता है। नया चेहरा लाना पड़ेगा मोदी जी, आपको ढूंढना पड़ेगा। यह जनता सब स्वीकार कर सकती है, पर पद के पर बैठे व्यक्ति को व्यक्तित्व का सम्मान नहीं दे सकती। व्यक्तित्व का निर्माण तो व्यक्तियों को ही करना पड़ता है। अगर व्यक्तित्व और पद का फर्क नहीं होता तो 70 मंत्रियों में से केवल अमित शाह क्यों बने? बाकी 69 तो अमित शाह नहीं बन पाए। पद तो सबके पास कैबिनेट मंत्री का है, और अमित शाह तो एक ही बन पाया। पद तो सबके पास मंत्रियों के हैं, पर मंत्री बन पाए क्या वो व्यक्तित्व मिल गया? ये बहुत कमजोरी दोनों पार्टियों में आ गई है। दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को काम दिया जाए उसका व्यक्तित्व उसके पद के अनुरूप होना चाहिए। उनके अंदर एक समानता होनी चाहिए, उनके अंदर
एक सर्टिफाइड प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो नहीं है। नहीं है तो आप भुगतोगे। आज मैं बताऊं बंगाल के अंदर क्या हुआ। धनखड़ साहब को भेज दिया गवर्नर बना करके, धनखड़ साहब की ममता जी से टकराव हो गया, ममता जी ने ऐसी तैसी कर दी। क्या फिर क्या रहा बीजेपी का? बीजेपी को किसी भी आदमी को पद पर देने के पहले उसके व्यक्तित्व की परीक्षा करनी चाहिए। जब व्यक्तित्वहीन व्यक्ति पद पर आएंगे तो वह पदहीन हो जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं सुभाष जी, काफी देर से आपसे मैं बात कर रहा हूं, सारी बातों को देखने के बाद में मोदी को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं, उसके हिसाब से ढलने वाले स्टेट लेवल पर भी छोटे मोदियों का निर्माण करना पड़ेगा। ये आवश्यकता है। सोनिया जी को भी हाईकमान न सही, छोटे हाईकमान का निर्माण करना पड़ेगा। दोनों पार्टियां फेल है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करता। आज की तारीख में दोनों पार्टियों की स्थिति अच्छी नहीं है, पर जनता मजबूत है, इसलिए सरकारें भी चलेगी, विपक्ष भी चलेगा। जनता की मजबूती इस देश की ताकत है, पार्टियों की मजबूती अब इस देश की ताकत नहीं रही है। जी, तो चूंकि आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, यदि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो और मैं न पूछ पाया हूं तो आप वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर कार्यक्रम को। देखिए, मैं एक बात जानता हूं, मैं कमेंट करना मेरी आदत नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों में प्रांतीय नेतृत्व पर पुनर्विचार होगा, निश्चित रूप से पुनर्विचार होगा। भाजपा अपने स्तर पर राजस्थान में पुनर्विचार करेगी और कांग्रेस अपने स्तर पर पुनर्विचार करेगी, और जो लोग पार्टियों को ताकत दे सकते हैं, जिनका व्यक्तित्व है, उनको अपनी अपनी पार्टियां पदों पर आसीन भी करेगी। अगर यह है तो लोकतंत्र की जय जयकार हो जाएगी, वरना पार्टियों के अंदर ही भीतर हाहाकार हो जाएगी। ये आप कागज पर लिख लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिंघवी साहब, आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले, राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी। आपने जाना कि किस तरह का माहौल और किस तरह का एक परिदृश्य हमारे इर्द गिर्द राजनीतिक बना हुआ है। आप हमारे कार्यक्रम को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।